बेड नंबर 6 का पेशेंट है ना, उसे इंजेक्शन दे दो। डॉक्टर सर, डेंगू का एक पेशेंट आया है पर हमारे पास बेड अवेलेबल नहीं है। वो एसिड अटैक वाली पेशेंट है ना, उसे डिस्चार्ज कर दो। जी सर। कुमुद एसिड अटैक की विक्टिम थी, लेकिन उसे ना तो अपने अपराधी की खबर थी और ना ही वो उसके बुरे इरादों की वजह जानती थी। और अब उसका दर्द भी उसे चुनौतियां देने को तैयार था। कुमुद, तुम्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। तुम केवल 30% ही जली थी। 70% या उससे ऊपर होता तो तुम्हें हमें हॉस्पिटल में रखना पड़ता। ये हमारे हॉस्पिटल की पॉलिसी है। अच्छा, तुम्हारा हॉस्पिटल का बिल कौन पे करेगा? जिंदगी का एक बुरा हादसा जब जिंदगी भर का बोझ बन जाए तो बुरा वक्त कभी अपने आप को कोसने का तकाजा करता है तो कभी अपने आप से लड़ने का। लेकिन वक्त हमारा दोषी नहीं होता है। दोषी वो होता है जो किसी का बुरा करने का अपराध करता है। लेकिन कुमुद के साथ जो हुआ वो बुरे से भी बदतर था। सर, कुमुद का भाई नवीन 2 महीने पहले जेल से छूटा और कुमुद ने उसे अंदर करवाया था। कुमुद के दोस्त ने बताया कि एसिड अटैक से 1 हफ्ते पहले उसने कुमुद को बेल्ट से पीटा था। सर, हो सकता है कि उसने कुमुद पे एसिड फेंका हो। लेके आओ उसे। सर। कुमुद का भाई कहाँ है? बात क्या है साहब? देखो अंदर। अंदर ऐसे कैसे जावे? अरे हमरे बेटे ने कुछ नहीं किया। अरे कहाँ है? अरे साहब किधर? अरे ऐसे कैसे ले आ सकते हैं हमें? साहब लेकर चलो सर। साहब, हमने किया क्या? कुमुद के भाई हो ना तुम? हाँ सर, लेकिन ले चलो सर, लेकिन हमने किया क्या? बात तो बताइए साहब। अरे साहब, अरे साहब, एक मिनट। साहब हमारे बेटे को छोड़ दिए साहब। उसने कुछ नहीं किया साहब, छोड़ दिए। नवीन। कुमुद, तुम्हारी माँ फोन नहीं उठा रही है और तुम्हारे दोस्त का फोन भी बंद है। तुम यहाँ से जाओगी कैसे? हम खुद ही चले जाएंगे सिस्टर। पर हॉस्पिटल का बिल? ऐसे तो नहीं है हमारे पास। अच्छा, तुम 2 मिनट रुको, हम आते हैं। साहब, हम कुमुद पे क्यों एसिड फेंकेंगे? भाई हैं हम उसके। भाई नहीं, तू कसाई है। 10 दिन पहले तूने कुमुद को पीटा और 6 महीने पहले उस बच्ची मीरा का सिर तक फोड़ दिया तूने। तेरा बस चलता तो उस बच्ची की जान तक ले लेता। भाई बोलता है तो साहब, वो भी हमको अपना भाई कहाँ मानती है? अपनी बेटी को तो सर पे चढ़ा के रखा है उसने। माँ से बदतमीजी कर रही थी तो बस इसी खुंदक में हाथ उठ गया। और कुमुद, वो अपनी बेटी को समझाने के बजाय उल्टा मुझे जेल करवा दी। और इसी खुंदक में तूने कुमुद पे एसिड फेंक दिया। साहब, मानते हैं कुमुद से हम नफरत करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी कि हम उसके ऊपर तेजाब फेंक देंगे। तूने नहीं फेंका तो और किसने फेंका होगा? साहब, ये हमको कैसे मालूम चलेगा? आप कुमुद के दोस्त वो गौतम से पूछिए ना। एसिड अटैक के टाइम पे वो भी था वहां पर। बैठो कुमुद, 3 दिन बाद आकर पट्टी चेंज करा जाना। और चिंता मत करना, डॉक्टर की बात हो गई है। तुम्हारा खर्चा एक एनजीओ उठा रहा है। ये रख लो। अरे रख लो, पैसे नहीं है तुम्हारे पास? थैंक यू सिस्टर, हम ये पैसे आपको जरूर वापस कर देंगे। अच्छे से जाना। फिलहाल तो तुझे जाने दे रहे हैं, लेकिन हमसे पूछे बगैर ये शहर छोड़कर जाना मत कहीं। जा सकते हो। कौशिक, पता करो कुमुद पे जब एसिड अटैक हुआ ये उस एरिया में था या नहीं। सर।
तुम्हारी माँ फोन नहीं उठा रही है, और तुम्हारे दोस्त का फोन भी बंद है। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। ये मजा आ रहा है? हाँ। एंजॉय करो, बस गिरना मत। संभाल के। बहुत खुश लग रहे हैं ना दोनों? हाँ बहुत खुश लगा। कुमुद, अब वक्त आ गया कि हम सब एक हो जाएं। तो शादी की डेट निकलवा ले। कुमुद एक तलाकशुदा औरत थी। गौतम से दूसरी शादी करके वो जिंदगी की नई शुरुआत करने वाली थी। कुमुद की बेटी को पिता और गौतम के बेटे को मां मिलने वाली थी। दो अधूरे परिवार पूरे होने वाले थे, लेकिन इन सपनों पर एक बुरे मंसूबे का साया था। क्या हो गया मैडम? वापस हॉस्पिटल लेकर चलो। इस हादसे ने सिर्फ कुमुद का जिस्म ही नहीं गलाया, बल्कि उसकी रूह भी हिलाकर रख दी। तेरी वजह से मेरे बेटे की नाक में नकेल डाल रही है पुलिस। अब मैं तुझे अंदर नहीं घुसने दूंगी। चल निकल यहाँ से। अरे दरवाजा बंद करने के पहले हमारी बेटी को बाहर भेज दी। वो यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं मतलब? हॉस्पिटल जाने का बोल कर गई थी, वहीं गई होगी। निकल यहाँ से। सर, जिस मार्केट में कुमुद पे एसिड अटैक हुआ उसके भाई की फोन लोकेशन उस एरिया की नहीं थी। ये देखिए सर। जेल से होके आया, इतना दिमाग तो रखता ही है कि क्राइम सीन पे मोबाइल ना लेके जाए। लेकिन सर वहाँ आसपास में कोई सीसीटीवी भी नहीं है और ना ही कोई ऐसा विटनेस सामने आया जिसने कुमुद के भाई नवीन या किसी सस्पेक्ट को वहाँ पर देखा हो। कुमुद पे जब अटैक हुआ तो गौतम के साथ साथ उन दोनों के बच्चे भी उनके साथ थे। हैरानी की बात यह है कि गौतम ने देखा तक नहीं। लेकिन सर कुमुद के बयान के मुताबिक उस पर जो एसिड अटैक हुआ उसके पीछे उसके किसी दुश्मन का हाथ है और गौतम तो उसका दोस्त है। लेकिन कुमुद अपने भाई नवीन को अपना दुश्मन बताती है, और अगर यह काम नवीन का है तो उसने कहीं ना कहीं से तो एसिड का इंतजाम किया ही होगा। एक काम करो, नवीन के कॉल रिकॉर्ड्स और उसके यार दोस्त किस किस के पास उसका उठना बैठना है सब अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करो। हो सकता है शायद कोई क्लू मिले। सर सिस्टर, हमारी बेटी मीरा ना हमसे यहाँ अस्पताल में मिलने आई थी। ये आपने देखा है क्या? कहीं मिल नहीं रही है सर। माँ बोली हमसे मिलने अकेली हॉस्पिटल चली गई, पर हॉस्पिटल में भी नहीं मिली हम। कौशिक देखो जरा। सर लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, आपकी माँ ने मीरा को अकेले जाने क्यों दिया? सर उन्होंने कभी हमारी परवाह नहीं की, तो मीरा की क्या करेंगे? हमने हमेशा उन्हें सगी माँ का ही दर्जा दिया सर, पर उन्होंने कभी बेटी नहीं समझा मुझे। कुमुद की जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी थी। अब तक वो एसिड अटैक के सदमे से भी नहीं उबर पाई थी कि उसकी बेटी मीरा लापता हो गई। क्या ये भी उसके घर वालों का षड्यंत्र था, या फिर असल में षड्यंत्र रचने वाला अब तक नजर में ही नहीं आया था? पीछे अच्छी तरह से देखो। अरे क्या कर रहे हो? छान मारो, कोई भी नहीं रहना चाहिए। साहब आप तो ऐसे छानबीन करवा रहे हैं जैसे हम कोई अपराधी हूँ। क्यों, आपका बेटा जेल होकर नहीं आया? ये कैसी बात कर रहे हैं साहब आप तो हमको थाने लेके गए हुए थे, भला हम मीरा को कैसे गायब करेंगे? लेकिन गायब तो यहीं से हुई है ना, क्या पता इसमें तेरा भी हाथ हो? साहब वो मीरा हमारे हाथ की थोड़ी है, कहीं भी अकेली घूमती रहती है, चुईया की तरह फुदकती रहती है इधर उधर। अब हम क्या उसकी पूंछ बनकर घूमे? नात इनको चुईया बोल रही हैं आप, तो बेटी को तो फिर पता नहीं क्या बोलती होंगी आप। साहब माँ हूँ, माँ की तो गाली में भी ममता होती है ना। वो तो दिख रही,
सौतेली हूँ साहब, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। हम सगा सौतेला नहीं देखते, जो फैक्ट होता है वही बोलते हैं। जो बोलना है बोल लो साहब, लेकिन हमने कुछ नहीं किया। हम तो अपना समझकर माँ और बेटी का पेट भर रहे थे। पराया तो उन्होंने समझा हमको पता भी नहीं कुमुद गौतम से चक्कर चला रही थी। तो आपकी नफरत की एक वजह यह भी है। साहब दगा तो उसने दिया हमको, और आप दोषी भी हम ही समझ रहे हैं। गौतम, कुमुद तुम कहाँ हो? हम हॉस्पिटल आए तो पता चला तुम्हें डिस्चार्ज कर दिया। कुमुद सब ठीक तो है ना? गौतम मेरा। साहब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कुमुद गौतम से शादी करे या किसी और से करे। शादी करके जाती तो उल्टा बला टलती हमारी। ये भी तो हो सकता है कि तूने अपनी बला उस पर एसिड फेंक कर टाल ली। हमारे बेटे ने उस पर एसिड नहीं फेंका साहब। गौतम के अलावा उसका कई लोगों से चक्कर होगा। हो सकता है किसी ने उससे अपनी नफरत निकाली होगी। बेटे को बचाने के लिए बेटी पे लांछन लगा रही हैं आप। वो हम पर कालक पोत रही है और हम उस पर लांछन भी ना लगाएं। कुछ नहीं होगा मीरा को। सर लगता नहीं मीरा को कुमुद के भाई या उसकी माँ ने गायब किया हो, क्योंकि उनके घर से हमें कोई क्लू नहीं मिला। क्लू तो हमें कुमुद के भी किसी अफेयर का नहीं मिला जो उस पर एसिड अटैक की वजह बने। कुमुद ने अपने बयान में किसी ऐसे सिरफिरे का जिक्र नहीं किया जो उसे परेशान करता था या उसका पीछा करता था। कुमुद एक तलाकशुदा औरत है। पहले उस पर एसिड अटैक होना और उसकी बच्ची का गायब होना, कहीं ऐसा तो नहीं इस केस का कनेक्शन उसके पहले पति से हो? लेकिन सर कुमुद का तलाक 5 साल पहले हो गया था। 5 साल बाद उसका पति ये सब क्यों करेगा? कौशिक, 5 साल बाद कुमुद दूसरी शादी करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही थी। यह भी तो हो सकता है उसका पहला पति 5 साल पहले की कोई नफरत पाले बैठा हो। इस पहले पति की इंफॉर्मेशन निकालो। सर देखो अब मैं खेलता हूँ। कितना हुआ ये? 3। ये देखो 1 2 और 3। पापा! अरे मेरे बेटा। आंटी मीरा कहाँ है? मीरा कल आएगी बेटा, तुम जाओ खेलो। क्यों लाया उसे? मना किया था ना तुझे, फिर भी उससे ले आया? आहिस्ता बोलो, भारी बेटी सुन लेगी। सुनती है तो सुन ले। बहुत परेशान है वो, उसकी बेटी खो गई है। वैसे में मैं हेल्प नहीं करूंगा तो कौन करेगा पापा? हेल्प ही करनी है ना तो थोड़े पैसे दे दो उसे। और एक बात सुन लो, हम तुम्हें उससे शादी करने के लिए बिल्कुल परमिशन नहीं देंगे। पापा मेरी बात कुछ बोलने की जरूरत नहीं, बस। उसकी शक्ल देखने के बाद भी तू उससे शादी करना चाहता है? उससे तो शादी करेगा तो सारे घर में मनहूसियत छा जाएगी। सुबह शाम कौन देखेगा उसकी शक्ल? हाँ? हेलो, अम्मा। मीरा, अम्मा अब आपकी चोट में दर्द तो नहीं हो रहा ना? नहीं बेटा, बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं। मैं आपसे मिलने हॉस्पिटल आ रही थी, लेकिन रास्ता भूल गई। कोई बात नहीं। सॉरी मम्मा। अरे कोई बात नहीं बेटा। मैं इसको लेके जा सकती हूँ। तुम जा कहाँ रहे हैं और रहेंगे कहाँ? बेटा जो रास्ते पे लाया है वही रास्ता भी दिखाएगा। और पता है भगवान भी उसकी मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। सर ये राजेश बिष्ट, कुमुद का तलाकशुदा पति। मैंने कुमुद का डिवोर्स केस स्टडी किया, बड़ा मेसी केस था सर। ये कुमुद को मारता था, कमरे में बंद रखता था। तो फिर कुमुद ने एक एनजीओ की मदद से अपने पति राजेश से तलाक लिया। इसका करंट फोन नंबर, एड्रेस सब निकालो। सर
माना कि तुम उसकी सौतेली हो, लेकिन घर तो तेरे सगे पिता का था, वो ऐसे कैसे निकाल सकती है? हाँ बेटा, हम पड़ोसी हैं तेरे, ऐसा नहीं होने देंगे हम। चल हम बात करें तेरी माँ से और भाई से। नहीं अंकल, अब उस घर में रहे ना तो हमारा दम घुट जाएगा, अब नहीं। तो तुम जाओगी कहाँ? और कोई रिश्तेदार है तुम्हारा? है तो, मगर माँ ने सबको भड़का रखा है हमारे खिलाफ, कोई मदद नहीं करेगा। तो बेटा फिर तू जाएगी कहाँ? एक जगह है हमारे पास, मेरे दोस्त का घर खाली है, वो थोड़ा पुराना है, लेकिन आप दोनों का बंदोबस्त हो जाएगा। चलो घर का इंतजाम तो हो गया बेटा, लेकिन फिर खाने पीने का ये नहीं अंकल, मेरे पास भी है, ये लो रख लो काम बेटा, है। रख लो। तुम्हारे साथ बच्ची भी है ना, मैं अपनी दुकान से तुम्हें राशन का बंदोबस्त कर देता हूँ। देखना, मर जाएगी लेकिन किसी पे बोझ नहीं बनेगी। तो क्या वो वापस नहीं आएगी? कहाँ वापस आएगी वो? आपने इतनी कमाल की एक्टिंग जो की है। और देखना, हमको भी वही बोले कि गौतम प्लीज आप मेरी वजह से अपने माँ बाप का दिल मत तोड़ो, हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। मम्मा, हम यहाँ रहेंगे? हाँ बेटा, ये घर ना बिल्कुल हमारी तरह है। जैसे हमें सबने छोड़ दिया, इस घर को भी सबने छोड़ दिया। पर देखो, आंधी, तूफान, बारिश, सबके बाद भी ये घर टूटा नहीं। वाव, कितना बड़ा घर है मम्मा, और खिड़की भी है, बहुत रोशनी आएगी, और हम लोग यहाँ पे छुपन छुपाई भी खेल सकते हैं। मम्मा, मुझे घर बहुत पसंद आया, थोड़ा गंदा है लेकिन साफ कर लेंगे। इतनी बड़ी हो गई हो तुम। अगर उस बेसहारा पर तरस खाकर दुनिया ने हमें कोसना शुरू कर दिया तो? अरे दुनिया को कुछ नहीं पड़ी, बस पुलिस को ना पता चले, इसलिए एक्टिंग चालू रखनी पड़ेगी। हाँ बेटा, आपके सर से कुछ निकल रहा है, बहुत बदबू भी मार रहा है। बेटा, आप 5 मिनट के लिए बाहर जाओगे, मम्मा सब साफ कर देगी। हाँ साहब, हम क्यों झूठ बोलेंगे? वो दोनों माँ बेटी यहाँ नहीं आई। माँ सच कह रही साहब, पर हम क्यों झूठ बोलेंगे ऐसा? देखो बेटा, मम्मा ने पूरा साफ कर दिया, अब तो बिल्कुल बदबू नहीं है, नहीं है ना बेटा? देखो बेटा, मम्मा ने खुशबू वाली अगरबत्ती लगा दी, अब मेरे बच्चे को बिल्कुल बदबू नहीं आएगी। नहीं आ रही ना बेटा? लेकिन मम्मा वो क्या है, आपकी चोट से फिर से येलो येलो निकल रहा है, फिर से पट्टी बदलनी पड़ेगी। सर कुमुद ने हमको कभी बताया नहीं कि उसकी माँ ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। वो इतनी ज्यादा खुददार है कि अपनी प्रॉब्लम हमको भी नहीं बताती थी।
वरना हम उसे अपने घर ले आते। घर तो लेके आए थे तुम उसे? लेके तो आए थे सर, लेकिन मीरा के मिलने के बाद हम कभी मिले नहीं उससे। हाँ कौशिक, ठीक है, कुमुद का पता चल गया। कमाल है कुमुद, हमें इतना पराया कर दिया कि अपनी प्रॉब्लम में शेयर नहीं किया। तुमने बताया क्यों नहीं? तुम्हारी माँ ने तुम्हें घर से निकाल दिया। अब तुम यहाँ नहीं रह सकती, चलो हमारे साथ। एक मिनट, हमें कुमुद से बात करनी है, प्लीज जरा आप। कुमुद, अंकल अंकल, आप हमें अपने घर ले जाने आए हैं? हाँ बेटा, बहुत जल्द हम तुम दोनों को अपने साथ ले जाएंगे। आज नहीं ले जाएंगे? अच्छा, हमें पता चला है तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी काफी मुश्किलों भरी थी। तुम्हारा पति तुम्हारे साथ मारपीट किया करता था। घाव तो वो भी बहुत गहरे थे सर, पर लगता है जिंदगी हर पड़ाव पर कुछ नए घाव दे देती है। हो सकता है तुम्हारे इस घाव की वजह भी तुम्हारा अतीत ही हो। क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे पहले पति ने ही तुम पे एसिड फेंका होगा? पुलिस अब इन संभावनाओं को खंगालना चाहती थी कि कुमुद पर हुए एसिड अटैक का कनेक्शन कहीं उसके पहले पति से तो नहीं था, जो कि इस केस को 7 साल पीछे ले जाने वाला था। वो शादी थी या किसी वहशी दरिंदे के लिए किया हुआ समझौता, या फिर हमारी सौतेली माँ का कोई सौदा, हमें आज तक समझ में नहीं आया। शादी के बाद हमें पता चला कि राजेश की हमसे पहले भी 2 बार शादी हो चुकी है। उसकी पहली पत्नियों से हमारा हाल अच्छा था या बुरा, ये तो हम नहीं जानते, पर हाल हमारा भी बहुत बुरा था वहाँ। राजेश की माँ हमसे नौकरों की तरह बर्ताव करती, पर जब मीरा हमारी ज़िंदगी में आई तब हम मीरा के भविष्य के लिए डरने लगे और उसका भविष्य बनाने के लिए हमने फिर से पढ़ाई करने का फैसला लिया। वो हमें मारता रहा, पर हमने तय कर लिया कि हम पढ़ेंगे ज़रूर, चाहे कुछ भी हो जाए। सर, हमने राजेश को बिना बताए फर्स्ट ईयर कॉरेस्पॉन्डेंस से पास कर लिया, पर जब उसे पता चला तो वो तो हमें जान से मारने पर उतारू हो गया। मायके आए तो सौतेली माँ ने जीना मुश्किल कर दिया, और जब वापस ससुराल गए तो राजेश ने बहुत बुरा हाल किया हमारा। अब वो हमें बस मारता पीटता ही नहीं था, बल्कि भूखा प्यासा कमरे में बंद भी रखता था और हमें तड़पाने के लिए मीरा को हमसे अलग कर देता था। इसके बाद एक दिन हिम्मत करके हम मीरा को वहाँ से लेकर भाग आए। फिर एक एनजीओ की मदद से हमें तलाक मिल गया, और इस बार माँ ने भी हमें अपने घर में रख लिया। एलिमनी के पैसे मिले थे ना हमें, अब चाहे मर क्यों न जाए, उनके पास वापस नहीं जाएंगे। तलाक के बाद क्या तुम्हारा कभी अपने पहले पति राजेश से आमना सामना हुआ? हाँ, 2-3 बार हुआ। कब मुलाकात हुई तुम्हारी उससे? कुछ 6-7 महीने पहले आखिरी बार हमने उसे देखा था, पर इग्नोर कर दिया। सर, कुमुद का पहले पति राजेश की फोन लोकेशन उस एरिया की नहीं थी जहां पर कुमुद पे एसिड अटैक हुआ था, लेकिन सर उसके कॉल रिकॉर्ड में एक नंबर सामने आया। ये देखिए सर, ये नंबर एक केमिकल सप्लायर का है। राजेश की इस केमिकल सप्लायर से अक्सर बातें होती हैं। तो हो सकता है इस केमिकल सप्लायर से एसिड का इंतजाम करवा के कुमुद पे एसिड किसी और से फेंकवाया गया। तो सर ये भी हो सकता है कि एसिड फेंकने वाला उसका भाई नवीन हो, क्योंकि कुमुद का पहला पति राजेश और कुमुद का भाई नवीन दोनों आपस में अक्सर मिलते थे। कुमुद का चेहरा मैंने एक अरसे से देखा तक नहीं, और आप कहते हैं कि मैंने उसका चेहरा बिगाड़ दिया। बिगाड़ा तो तुमने बहुत कुछ था कुमुद का, शायद अब चेहरा भी बिगाड़ दिया हो। सर, आप कुमुद का भाई नवीन क्यों मिलता था तुमसे? नवीन से मैं शादी से पहले भी मिलता था, और कुमुद से तलाक के बाद मैंने आया क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कुमुद से बदला लेने के लिए कुमुद के भाई नवीन को मोहरा बनाया हो? मैं क्यों बदला लूंगा सर कुमुद से? छोड़ दिया है मैंने उसे, अब हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। छोड़ा तुमने नहीं था कुमुद को, कुमुद ने तुमको छोड़ा था। तुम्हें एलिमनी देनी पड़ी थी कुमुद को।
कहीं ऐसा तो नहीं हो सलीमनी की भरपाई करने की आग अभी तक लग रही हो? देखिए सर, अगर कोई सबूत हो तो आरोप लगाई, ये बेवजह का शक कर मुझे परेशान मत कीजिए प्लीज। कौशिक, राजेश ने 5 साल इंतजार किया है तो बदला भी प्लान करके लिया होगा। उस केमिकल सप्लायर को बुलाओ, उसी से पूछताछ करके इसके राज उगल पाएंगे। सर नहीं खाना मुझे। बेटा सुनो ना, नहीं खाना। सुनो मुझे सुनो चाट सुनो, मुझे मीरा, रोटी खानी है। बेटो मेरी बात सुनो, गुड गर्ल हो ना आप हमारी। नहीं मम्मा। गौतम अंकल की गाड़ी। गौतम अंकल, अंकल आज आप हमें अपने घर ले जाएंगे? मीरा अंदर आओ। लेकिन अंकल। कहा ना अंदर आओ। कुमुद, हमें पता है तुमने हमारे माँ बाप की बात को अपने दिल पे लगा लिया। देखो, तुम हमारे बारे में मत सोचो, तुम्हारे माँ बाप को वाकई तुम्हारी चिंता है। कुमुद, जितनी इज्जत मैं अपने माँ बाप की करता हूँ उतनी फिक्र करता हूँ तुम्हारी। तुम इस हालत में ऐसे अकेले कैसे संभालोगे मीरा को? जिसका कोई नहीं होता ना गौतम, उससे अकेले ही लड़ना पड़ता है। तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि हमने भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया? शिकायत नहीं कर रहे हैं, बस कह रहे हैं तुमसे, हमें अकेला छोड़ दो, हम खुद अपने आप को संभाल लेंगे। चाहिए हमारी तरफ से मना मत करना प्लीज। सुनो, ये पैसे दिखाकर ना हमारी भावनाओं को छोटा मत करो। और एक बात कहें तुमसे, दोबारा यहां मत आना। मम्मा, अब हम वरुण और गौतम अंकल से कभी नहीं मिलेंगे ना? बेटा, जब वक्त बदलता है ना तो थोड़ा थोड़ा हमें भी बदलना पड़ता है ना? आप अपनी मम्मा पे ट्रस्ट करो, हम दोनों मिलके ना सब ठीक कर लेंगे, ठीक है? सर, हम एसिड में डील करते ही नहीं, फिर हम कैसे देंगे किसी को? एसिड में डील नहीं करते, लेकिन किसी के लिए एसिड का इंतजाम तो करवा ही सकते हैं। लेकिन हम क्यों किसी के लिए एसिड का इंतजाम करेंगे? राजेश के लिए। सुना है दोस्त है वो तुम्हारा। हाँ दोस्त है, लेकिन उसने कभी हमसे एसिड के लिए नहीं बोला। पुलिस अब ये पता करने में जुट गई कि कहीं कुमुद पर एसिड फेंकने वाला गौतम से जुड़ा कोई शख्स तो नहीं था। पुलिस कुमुद को इंसाफ दिलाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही थी, और वहीं कुमुद अपनी आजीविका के लिए संघर्ष कर रही थी। और इसी दौरान पुलिस को एक इंफॉर्मेशन मिली। सर, गौतम के घर के नौकरों से एक बात पता चली है। गौतम के पेरेंट्स कुमुद और गौतम की शादी के खिलाफ थे। हाँ, ये बात सही है कि हम पहले से ही चाहते थे कि कुमुद की शादी गौतम से ना हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम कुमुद पे एसिड फेंकवाए। तुम्हारे पेरेंट्स ने एसिड नहीं फेंका, तो फिर क्या तुमने कुमुद पे एसिड फेंकवाया? सर, आप कैसी बात कर रहे हैं? मतलब हम क्यों एसिड फेंकवाएंगे कुमुद पे? हम तो प्यार करते थे ना उससे। मतलब अब प्यार खत्म हो गया? नहीं, अब अभी भी करते हैं। तुम यहाँ ऐशो आराम भी जी रहे हो और वहाँ कुमुद दर दर की ठोकरें खा रही है। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। हम अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने की पूरी कोशिश किए थे, पर वो नहीं माने तो क्या करें? कौशिक, ये पेरेंट्स नहीं माने या गौतम खुद भी कुमुद से शादी नहीं करना चाहता था? ये गौतम और इसकी फैमिली की हिस्ट्री निकालो। सर, सर, गौतम के पेरेंट्स तो बहुत ही लालची थे सर। उन्होंने तो हमसे दहेज भी बहुत मांगा था, लेकिन बदले में हमारी बेटी को कभी कोई सुख नहीं दिया। सास ससुर हमेशा जली कटी सुनाते रहते थे उसे, और उसका वो पति गौतम, उसे तो कुछ पड़ी नहीं थी। सर, ये से केस जरूर खत्म हो गया, लेकिन हम दोनों आज भी यही मानते हैं कि उन्होंने हमारी बेटी को मारा है। मीरा, 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 कहाँ हो बेटा?
मीरा, मीरा, मीरा कहाँ जा रही है? मीरा ये क्या? यहाँ नहीं आई तेरी बेटी। कहीं देखा आपने उसको? हमने नहीं देखा। जा, हमारा और कोई काम नहीं, निकल यहाँ से। कोई तेरी बेटी नहीं आई है। मीरा! सर, गौतम के पेरेंट्स के बारे में कुछ और बातें सामने आई हैं। गौतम की पहली बीवी के मरने के बाद वो गौतम के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे और जहां जहां उन्होंने रिश्ते की बात चलाई वहां उन्होंने मोटे दहेज की मांग की। यानी गौतम अगर कुमुद से शादी करता तो गौतम के पेरेंट्स को वो मोटा दहेज नहीं मिलता। गौतम कुमुद से ही शादी करना चाहता था। कौशिक, कहीं ऐसा तो नहीं अपने बेटे का मन बदलने के लिए ही गौतम के पेरेंट्स ने कुमुद का चेहरा बिगाड़ दिया हो ताकि गौतम खुद शादी से पीछे हट जाए? सर, ये थ्योरी तो स्ट्रांग है, लेकिन गौतम के पेरेंट्स के खिलाफ ऐसा कोई क्लू नहीं मिला है कि उन्होंने कुमुद पे एसिड फेंकवाया हो। गौतम के पेरेंट्स को थाने बुलवाओ। सर, हम बार बार कह रहे हैं कि हमने कुमुद पे ना एसिड फेंका है ना किसी से फेंकवाया है, फिर भी आप नहीं मान रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने पहली बहू को तो मारा ही था ना। सर, आपने अच्छी तरह केस स्टडी नहीं किया है। अगर हमने मारा होता तो हम हवालात में नहीं होते। पहले बच गए, लेकिन इस बार आप लोग हवालात में पहुंच सकते हो। सस्पेक्ट्स बढ़ रहे थे, लेकिन स्ट्रॉन्ग एविडेंस ना होने की वजह से पुलिस किसी को भी रिमांड पर नहीं ले पा रही थी। और इसी बीच पुलिस को कुमुद की बेटी के एक बार फिर से लापता होने की सूचना मिली। क्या मीरा इस बार भी रास्ता भूल गई थी, या अब माँ और बेटी के फिर से मिलने के रास्ते भी बंद कर दिए गए थे? साहब, हमने मीरा पर हाथ नहीं उठाया, बल्कि उसने हमें परेशान कर रखा था और इसीलिए आप लोगों ने उसे गायब कर दिया। साहब, हमने मीरा को गायब नहीं किया। बस हमको तो लगता है कि ये सब उस गौतम ने किया होगा। वो क्यों करेगा? अब क्यों करेगा ये तो नहीं पता, लेकिन हमने उसको मीरा के साथ में देखा था। कहाँ देखा था उसे? वहीं संगम चौक पे। सर, हम ना कहाँ बोल रहे हैं कि हम मीरा से नहीं मिले थे। हम तो बोल रहे हैं मिले थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम उसे किडनैप करवाएंगे। हमको तो ये भी नहीं पता था कि वो मिसिंग है। लेकिन मीरा से मिले क्यों थे? सर, वो हम मम्मा बहुत बीमार है, थोड़ी सी हेल्प कर दो ना। मीरा, बेटा तुम क्या कर रही हो? मम्मा बहुत बीमार है, घर में खाने को भी कुछ नहीं है। आपने तो मम्मा को प्रॉमिस करके तोड़ दिया, पर मुझे तो केयर करनी है मम्मा की। मीरा से नजर मिलाने की हमें हिम्मत नहीं हुई थी, इसलिए हम वहां से चले आए। और सर, हम मानते हैं कि हम कुमुद से शादी करने का वादा किए थे, पर अब उसे अपनाने की हिम्मत नहीं है सर। तो कुमुद से अब तक दिखावा कर रहे थे तुम? दिखावा नहीं कर रहे थे सर, ऐसा नहीं है कि हम उसका बुरा चाहते हैं। जिंदगी भर उसका साथ देने के लिए तैयार, उसकी मदद करने के लिए तैयार, लेकिन जिंदगी काट नहीं सकते सर। माफ कीजिए, हम इतने महान नहीं है। महान क्या, तुम तो एक मामूली इंसान भी नहीं निकले। अगर उस बच्ची मीरा से नजर बचा के जाने की बजाय अगर उस बच्ची को कुमुद के पास छोड़ देते तो आज वो बच्ची गायब भी ना होती। हेलो, क्या? ठीक है, एड्रेस भेजो। सर, राजेश का दूसरा नंबर ऑन है, अभी त्रिवेणी संगम में एक्टिव है। कौशिक, रो मत बेटा, कुछ नहीं होगा। मीरा, मम्मा, मीरा, मीरा, तुम ठीक हो? लगी तो नहीं? कुछ हुआ तो नहीं? हाँ? मीरा, बता, मीरा को क्यों उठाया था? मैं कुमुद को और तड़पाना चाहता था, इसीलिए कुमुद पे एसिड फेंका था, हैं? सर, अगर कुमुद के पहले पति राजेश ने वाकई में कुमुद पे एसिड फेंका होता तो जैसे उसने कुमुद की बेटी को किडनैप करने की बात मानी तो ये बात भी मान लेता। कौशिक कुमुद का पति ही नहीं,
कुमुद की माँ, भाई, दोस्त, गौतम के घर वाले, कोई भी इस केस में अपराधी हो सकता है। ये क्या पढ़ रही हो मम्मा? बेटा थैंक यू। बेटा मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। अगर एग्ज़ाम पास कर लिया ना तो गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी और सब अच्छा हो जाएगा। सर, गौतम की पुरानी ईमेल आईडी और सोशल नेटवर्किंग अकाउंट से सामने आया है कि उसकी पहली बेबी होते हुए भी उसके काफी अफेयर्स थे। मेरी कुछ लड़कियों से बात हुई, एक दो की तो शादी हो चुकी है और एक आउट ऑफ इंडिया चली गई है। लेकिन सर एक लड़की ऐसी है जिसने अपनी प्रोफाइल डीएक्टिवेट कर दी थी। ये देखिए सर, ये उसके कुछ लास्ट मैसेजेस जो उसने गौतम को भेजे थे। सर इससे तो लगता है कि वो गौतम से काफी हट थी। मंजू नाम है इसका। हाँ सर, हम मंजू से शादी करना चाहते थे पर हमारे पेरेंट्स नहीं माने थे। पहली बीवी होने के बावजूद तुम मंजू से टच में थे? एक दो बार हमने उसके मैसेज का रिप्लाई किया था बस। अब कहाँ है वो? हमारी पहली बीवी मरने के बाद हम मंजू से कांटेक्ट करने की कोशिश किए थे और उसने अपना नंबर बदल दिया था सर, और जिस एड्रेस पे रहती थी वहाँ से भी शिफ्ट हो गई थी। उसका आखिरी एड्रेस दो हमें। जी। मेरी मंजू गौतम से बहुत प्यार करती। जब से वो इसकी जिंदगी से गया तब से इसकी ये हालत है। सर, मैंने मंजू की माँ के कॉल रिकॉर्ड चेक किए। जिस रात कुमुद पे एसिड अटैक हुआ था उस रात मंजू की माँ की फोन लोकेशन उसी एरिया की थी जहां पर कुमुद पे एसिड फेंका गया था। मैंने किसी पर कोई एसिड नहीं फेंका, मेरा विश्वास कीजिए साहब। हमने ये भी पता कर लिया है गोदावरी जी कि आपने वो एसिड खरीदा कहां से था। अब सीधी तरह से मान लीजिए जो भी कुछ आपने किया है। बोलिए। डालना चाहते थे एसिड साहब, हम उस गौतम पर एसिड डालना चाहते थे क्योंकि उसने हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी साहब। हम उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहते थे, गलती से वो लड़की बीच में आ गई साहब। हम बुरे के साथ भला करने का तो नहीं सोच पाते हैं, लेकिन बुरे के साथ बुरा करने का ख्याल भी बुरा ही होता है। कहने को मंजू की मां बुरी नहीं थी, लेकिन उसका इरादा गलत था। गौतम के साथ बदला लेने की बजाय अगर वो अपनी बेटी का हौसला बढ़ाने पर जोर देती तो शायद उन मां बेटी की जिंदगी भी संवर सकती थी। लेकिन कुमुद जैसी मिसाल दे पाना हर किसी के बस में नहीं होता। कड़े संघर्ष के बावजूद आखिरकार कुमुद अपने पांव पर खड़ी हो गई। सरकारी नौकरी के लिए एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद उसे नौकरी भी मिल गई। हम आशा करते हैं कि अपने हौसले की जो लौ कुमुद ने हमेशा जलाए रखी वो उसकी और उसकी बेटी की जिंदगी में खुशहाली की रोशनी जरूर लेकर आएगी। सो जा, सो गई लगता है। बिटिया रानी सो जा, मामा दूर के पूरी पकाए पूर के। क्या हुआ? शाम से ना दर्द के मारे सिर फटा जा रहा है मेरा, बर्दाश्त नहीं होता। शाम से दर्द कर रहा है तुमको? तुमने डॉक्टर को दिखाया? तो दिखाना था ना, तुम भी ना बिल्कुल लापरवाह। चलो मैं तुम्हारे लिए दवाई ले आता हूँ मेडिकल से। पापा मैं भी चलूंगी आपके साथ। देखो बाजार का नाम सुन के जग गई। प्लीज ना पापा, मुझे आइसक्रीम खानी है, प्लीज मुझे लेके चलो। अच्छा ठीक है चलो। मैं इसको लेके जा रहा हूँ, ठीक है? अच्छा चलो आइसक्रीम खाएंगे। पापा मैं स्ट्रॉबेरी खाऊंगी। अच्छा। नहीं चॉकलेट। अच्छा। नहीं 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 वैनिला खाऊंगी।
अच्छा बाबा, तुम्हें जो पसंद है वो खा लेना। खुश? चलो आज। सोच विचार विचार पद्धति ये किसी भी व्यक्ति या समाज के विकास की नींव है। सोच समय की तरह परिवर्तनशील होती है और वक्त और परिस्थितियों के हिसाब से बदलती है, और बदलनी भी चाहिए। और जब ये नहीं बदलती या हम इसे बदलने से रोकते हैं तो ये उस रुके हुए पानी की तरह से होती है जो गुजरते हुए वक्त के साथ एक ही जगह पड़े पड़े सड़ने लगता है और बीमारियां पैदा करता है। ऐसा ही उदाहरण है हमारा आज का ये एपिसोड, जहां एक इलॉजिकल सोच ने कई भयानक गुनाहों को जन्म दिया। अच्छी लगी आइसक्रीम आपको? हाँ? ओहो इंदु, अरे रात के वक्त तुम्हें दरवाजा तो बंद करना चाहिए। इंदु, इंदु, बेटा आप यहाँ पे बैठो, आइसक्रीम खाओ, हम आते हैं अभी, ठीक है? आराम से। इंदु है क्या यहाँ पे? नहीं, यहाँ तो नहीं आई। अच्छा, इंदु आई थी क्या यहाँ पे? नहीं तो। कहाँ चली गई होगी, वो भी बिना बताए? कब से गायब है आपकी बेबी? सर कल रात से। मैं प्रिया को लेकर मेडिकल से उसके लिए सर दर्द की दवाई लाने गया था। जब वापस आया तो देखा दरवाज़ा खुला हुआ है और इंदु घर पर नहीं है। ये कितने बजे की बात है? सर 12 साढ़े 12 बजे के आसपास के। आप दोनों में कोई झगड़ा, मतलब कोई अनबन, कुछ तनाव था? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। आपने उनके दोस्तों के पास या उनके रिश्तेदारों के पास इंक्वायरी की? शायद उनके पास वो गई होगी। सर दोस्त या रिश्तेदार होंगे तो ना चाहेगी। मैं और वो दोनों ही अनाथ हैं। मैं स्कूल में पढ़ाता था और वो वहाँ खाना बेचने आती थी। हमने एक दूसरे को पसंद किया और शादी कर ली। तब से हम तीनों ही एक दूसरे का परिवार है। उनका मोबाइल? सर मोबाइल भी वो घर पर ही छोड़ के चली गई है। सर इसका रो रो कर बुरा हाल है, पता नहीं कहाँ चली गई है। मुझे तो चिंता हो रही है उसके साथ कहीं अनहोनी ना हो गई हो। ठीक है, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे उन्हें ढूंढने की, और जैसे ही कुछ खबर मिलती है तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। साहब ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, कागज पूरे हैं हमारे। ये राजस्थान कपड़ों का नया लाट लेके आए थे, जो बच गए हैं उनको वापस लेके जा रहे हैं। गाड़ी की तलाशी लो। सर कपड़े ठीक है, नीचे उतरो, जाओ। ओके ठीक है सर। ये औरत कल रात को 12 से 12:30 के करीब अपने घर से गायब है। उसके पति का कहना है कि इन लोगों का यहाँ पर कोई नहीं है जहाँ पर वो जा सकती है, और उन दोनों में कोई झगड़ा भी नहीं है जिसकी वजह से ये घर छोड़कर जाए। सर ऐसी सूरत में पॉसिबल है कि किसी ने इसे किडनैप किया हो। क्या नाम बताया इसके पति का? सर मुरारी। क्या करता है वो? सर स्कूल में पढ़ाता है, टीचर है।
कितने बजे की घटना है? कुछ 12 से 12:30 के करीब। 12 से 12:30। अमूमन इस समय तो हलचल होती है बॉम्बे। यादव, अगर ये जबरदस्ती किडनैपिंग का मामला है तो पॉसिबल है कि आस पड़ोस में किसी ने उसकी चीख सुनी हो। इसकी तस्वीर सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवा दी? हाँ सर। उसके गायब होने की कोई भी वजह हो सकती है। एक काम करो, इसके पति मुरारी और इसका दोनों का कॉल रिकॉर्ड से मोबाइल लोकेशंस निकालो और हाँ, आस पड़ोस में पूछताछ करो, शायद किसी को कुछ पता हो। ओके सर। मैंने तुम्हारी सारी बातें मान ली, तुमने जो कहा वो किया। अब मेरी बेटी के साथ कुछ गलत मत करना। हमारा वास्ता थारे से है, थारी बेटी से कोने। मम्मी, मम्मी, क्या हो बेटा, क्या हो गया? मम्मी हमें छोड़कर काम पे चली गई, बताना। आ जाएगी, तुम्हारी मम्मी जल्दी से आ जाएगी, है ना? परेशान नहीं होते ना? रो मत, है ना? पापा मम्मी को बुलाओ, उसको बुलाओ, मुझे मिलना है, उसको पहले बुलाओ। पापा, पापा मम्मी को बुलाओ। इस केस में अभी बहुत से सवाल मुंह बाए खड़े थे। ये कौन लोग थे जिनके हवाले इंदू ने अपने आप को इतनी आसानी से कर दिया था और उनका जुल्म सहने पर मजबूर थी? क्या वास्ता था उन लोगों का इंदू से? और क्या वो इंदू की बेटी का भी हनन करना चाहते थे? क्यों ये जघन्य अपराध वो उसके साथ कर रहे थे? और क्या इस सारे वाकये का मुरारी से भी कोई संबंध था? एक अपहरण जो कि अपहरण था भी या नहीं ये कहना मुश्किल था, लेकिन इसके पीछे का सच बेहद अजीबोगरीब था। सर, मोहल्ले में हमने जितने भी लोगों से इंदू और मुरारी के बारे में पूछताछ की तो सभी का यही कहना है कि इंदू बहुत ही अच्छी इंसान है, किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं, अपने परिवार से भी बहुत प्यार करती है, और मुरारी भी बहुत अच्छा इंसान है। उन दोनों के फोन रिकॉर्ड्स में कुछ संदिग्ध मिला? नहीं सर। किसी भी पुलिस स्टेशन से कोई इन्फॉर्मेशन मिली? अब तक तो नहीं मिली है सर। यादव, कोई भी हादसा बेवजह नहीं होता। इस केस की हमें बहुत बारीकी से छानबीन करनी पड़ेगी। जाने दो, तुम्हें जो चाहिए था वो मैंने किया। अभी सब कहाँ मिले है? अभी ना थारी बारी है, उसके बाद थारी छोरी के साथ भी तो यही सब करना है। मेरी बेटी, तुम लोग मेरे बेटे के साथ कुछ गलत नहीं कर सकते। देखो, तुम्हें जो चाहिए था वो मैंने दिया, तुमने मुझसे वादा किया तो। प्रिया बेटा, बेटा रोते नहीं, दूध पी लो। चलो। नहीं, मम्मी आने के बाद ही पीऊंगी दूध। बेटा, पहले मम्मी को आने दो। आ जाएगी बेटा, जल्दी मम्मी आ जाएंगी। अंदर आओ। तू क्यों आया यहाँ पे? तारे भूल गया था, पता चला तू आज आया ही नहीं तो मैं सीधा यहाँ चला आया। देख बल देख, हमारे पास थारे को देने के लिए एक पैसा नहीं है, ना मैं दूंगा। वैसे भी हमारी लाइफ में बहुत टेंशन चल रही है, मैं उसी में उलझा हुआ हूँ। सुना है मैंने इंदू गायब हो गई है, पर मैं ये सोच रहा था कि गायब हुई है या कराएगी। देख भैया, ज़्यादा सोचने की जरूरत ना है, अपने काम से काम लोग चल यहाँ से। देख मुरारी, ऐसा है
जरूरत तो थारे को मारी कभी न कभी तो पड़ेगी, क्योंकि मैं ही वो इंसान हूं जो सब जानता है। याद है ना, उस वक्त भी थारे को मारी जरूरत पड़ी थी। देख रहा है वक्त अपने आप को कैसे दोहराता है। चलता हूं, जरूरत पड़े तो याद कर लेना। हेलो, नवसारी पुलिस स्टेशन, पीएसआई भगत स्पीकिंग। क्या? मैम, दोनों के सर पे वार किया गया है। सूखा और खून और बॉडी देखकर लगता है कि वारदात 8 से 10 घंटे पुरानी है। कुछ ऐसा मिला है जिससे बॉडी की शिनाख्त हो सके? नहीं मैम, कत्ल के हथियार के अलावा और कुछ नहीं मिला है। ये तो किसी हेवी व्हीकल का पाना है, ट्रक वगैरह में होता है ये। लेकिन यहाँ आसपास तो कुछ नजर नहीं आ रहा है ऐसा। बॉडी सबसे पहले किसने देखी थी? मैंने देखी थी। मैं खेत से काम करके लौट रहा था और अचानक मेरी नजर पड़ी, यहाँ लाशें पड़ी हैं। भगत, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो और ये आसपास के एरिया में और सारे ढाबों पर पूछताछ करो। हो सकता है किसी ने कुछ देखा हो। राइट मैम। बेटा, आपको जो भी खिलौने चाहिए ना, आप देख लो। देखो कितने सारे खिलौने हैं। मैं फोन पे बात कर लेता हूँ, ठीक है? हेलो, राम राम मिश्रा, मुरारी बोल रहा हूँ। क्या हाल चाल जानू? अच्छा, इंदु आई है क्या वहाँ? नहीं आई? अच्छा अच्छा, वो वहाँ आए ना तो मुझे तुरंत फोन करो। सुनो, ये बात किसी और को मत बताना। सर, मुरारी जिस स्कूल में काम करता है उस स्कूल के प्यून ने हमें बताया कि कल कोई बलदेव नाम का आदमी मुरारी को पूछते हुए वहां आया था और उसका कहना है कि वो मुरारी का दोस्त है। लेकिन जब हमने मोहल्ले में और आसपास पूछताछ की तो कोई भी बलदेव को नहीं जानता। इस बलदेव के बारे में पता करो और हमें मुरारी और इंदु के अतीत के बारे में भी जायजा लेना होगा कि हो सकता है जिसे हम आज में तलाश रहे हैं वो इनके अतीत का हिस्सा हो। मतलब वो लोग कौन है, कहाँ से आए, इससे पहले कहाँ थे, क्या करते थे, सारी डिटेल्स निकालो। ओके सर। मैम, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से दोनों ही मर्डर 12 बजे से 2 बजे के बीच में हुए हैं। आसपास के ढाबों में पूछताछ करके पता चला है कि ये दोनों ही वहाँ पे खाना खाने के लिए रुके थे। मैम, हो सकता है कि ये दोनों ड्राइवर और क्लीनर हों। हमने आसपास बहुत सारी जगह ट्रक को तलाश किया लेकिन कहीं भी कोई लावारिस ट्रक नहीं मिला है। इसका मतलब है जिसने कत्ल किया वो ट्रक लेके भाग गया है। मैम, ये भी तो हो सकता है कि मामला चोरी का हो। भगत, एक काम करो, मुंबई गुजरात हाईवे पर से जितने भी ट्रक पास हुए वो सारे ट्रक, उनके ड्राइवर, हेल्पर, सबकी डिटेल्स निकालो। देखो सबके सब अपने डेस्टिनेशन पे सही सलामत पहुंचे या नहीं। ओके मैम। ये देखो मम्मा, मैं आपके लिए सॉरी का ग्रीटिंग कार्ड लेके आई। अगर मेरे जिद और शरारत से अब गुस्सा होकर चली गई हो तो प्लीज वापस आओ। अब मैं कभी जिद और शरारत नहीं करूंगी। अब प्लीज वापस आ जाओ, प्लीज। बस सर, दिन रात में रोती रहती है, अपनी माँ को याद करते हैं। आपसे गुजारिश है, इस बच्ची के लिए उसकी माँ को ढूंढो प्लीज। हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। एक बात बताओ, ये बलदेव कौन है? बलदेव? सर, मैं किसी बलदेव को नहीं जानता हूँ। लेकिन वो तो कह रहा था कि वो तुम्हें पर्सनली जानता है और एक अनजान आदमी जो तुम्हें जानता नहीं है वो तुम्हें अपना दोस्त क्यों बताएगा? मेरी बीवी गायब हो गई, मेरी बच्ची का रो रो कर बुरा हाल है और आप इंदु को खोजने के बजाय उल्टा मुझ पर शक कर रहे हैं। अंकल, मेरी मम्मा मिली, कहाँ पे वो? देखो बेटा, आप रोना मत। आपकी मम्मी जहाँ कहीं पर भी है हम उन्हें ढूंढ के निकालेंगे। लेकिन आप इस तरह से रोती रहोगी तो आपकी मम्मी को कितना बुरा लगेगा, है ना? रोना मत। एक बच्ची अपनी माँ की ममता के लिए तरस रही थी
और वहीं दूसरी तरफ वो माँ किसी से अपनी बेटी को बचाने की कोशिश कर रही थी और इसी खींचातान में जुर्म ने अपने पांव जमा लिए थे। इंदु को अगवा करने वालों का किसी ने कत्ल कर दिया था और वो वजह क्या थी जिसके कारण एक माँ, एक पत्नी जो कल तक अपने घर की चार दीवारी में खुश थी, आज दर दर की ठोकरें खा रही थी। इस कहानी में मुरारी की भूमिका क्या थी और बलदेव कौन था और वो मुरारी को कैसी मदद की पेशकश कर रहा था, और इंदु आखिर कहां थी और किन हालात में थी। છે અત્યારે? अरे अरे कौन है तू? अरे ऐसे कैसे मेरे घर में घुस रही है तू? बहन जी, मेरे पीछे ना कुछ गुंडे लगे। मुझे थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुकने के लिए जगह दे दो। चली जाऊंगी। नहीं, तू जा, हमारा घर से। तरस खाओ बहन जी, तरस खाओ। मैंने कहा तुम जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगी। मैम, इंक्वायरी से पता चला है कि जितने भी ट्रक गुजरात बॉम्बे हाईवे से निकले थे, सारे के सारे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। और उनके ड्राइवर्स और हेल्पर्स? मैम, वो लोग भी सही सलामत अपने घर पहुंच चुके हैं। तो ये दो लोग कौन थे? अरे ये किसका ट्रक लेकर घूम रहे थे? मैम, ये लड़का कुछ बताना चाहता है। बोलो, क्या बताना चाहते हो? मैम, मैं गुजरात हाईवे के पास एक पेट्रोल पंप में काम करता हूँ। काम खत्म होने के बाद मैं घर जा रहा था और घर जाते हुए देखा कि अरे मारे से भाग के कहाँ जाएगी तू? रुक जा, बोल रहा हूँ। इसका मतलब है वो दो नहीं 3 लोग थे, उसमें से 2 मारे गए। और ये औरत कौन है जिसने ये दोनों लोगों का खून किया है, और क्यों? तुम्हें उस आदमी और औरत का चेहरा याद है? हाँ मैम, याद है। पूछ। कौन है? मैं हूँ, दरवाजा खोलो। मेरा पति है। हाँ। चुप, चल बैठ, चल बैठ, बैठ तो काट डालूंगी, बैठ। सर, सूरत पुलिस स्टेशन ने एक लड़की और एक आदमी का स्केच जारी किया है। मुंबई गुजरात हाईवे पर जो कत्ल हुए उसमें यह लड़की संदिग्ध है और फरार भी है। और मुरारी की बीवी इंदु, इन दोनों की शक्ल हूबहू मिलती है। यादव, ये केस तो किसी और ही दिशा में जा रहा है। इंदु ने ये दोनों खून सेल्फ डिफेंस में किए हैं या किसी साजिश का हिस्सा है? ये काम करो, जिन 2 लोगों का खून हुआ है ना, उनकी तस्वीर मंगवाओ और मुरारी को बुलाओ। ओके सर। नहीं सर, मैं नहीं जानता इन्हें। कौन है ये लोग? ये वो 2 लोग हैं जिनका खून करके तुम्हारी पत्नी फरार है। क्या इंदु ने इनका खून किया है? नहीं सर, पॉसिबल ही नहीं है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हमें गलतफहमी हुई है या बात कुछ और है, ये तो हम पता कर ही लेंगे। तुम जा सकते हो। जी सर। बस यादव, इस पे 24 घंटे नजर रखो, क्योंकि मुझे यकीन है ये मास्टर उतना सीधा है नहीं जितना दिख रहा है। बलदेव, मेरी मदद करेगा? सर, मुरारी
मुरारी के मोहल्ले में जो एसटीडी चलाने वाला आदमी है उसने हमें बताया कि जब से इंदु गायब हुई है तब से मुरारी ने राजस्थान के गदरमला गांव में काफी लंबे समय तक एसटीडी कॉल की है। जादव, जिन 2 लोगों का कत्ल इंदु ने किया है उनका पहनावा भी राजस्थानी है। इसका मतलब है इंदु के गायब होने का मुरारी से कोई ना कोई लिंक है। तुमने मुरारी के पास के बारे में पता किया? क्या सर, जब हमने मुरारी के मकान मालिक से बात की तो उसने बताया कि जब 8 साल पहले मुरारी उसके पास आया था तब मुरारी ने उसे बताया था कि वो राजस्थान से है। इसका मतलब हम सही दिशा में जा रहे हैं। हमें सूरत पुलिस स्टेशन से भी बात करनी पड़ेगी। हो सकता है उनके पास कोई इंफॉर्मेशन हो जो हमारे बहुत काम की निकले। ये लीजिए सर, हमारी इन्वेस्टिगेशन और केस से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन इस फाइल में। कुछ चीज़ें तो इस फाइल से क्लियर हो गई कि मरने वाले ड्राइवर और क्लीनर थे और इनका संबंध गदरमला राजस्थान से है, और ये कि उस दिन मुंबई गुजरात हाईवे से जितनी भी ट्रकें गुजरी उनमें से एक ट्रक का डेस्टिनेशन भी गदरमला है। लेकिन इस फाइल के मुताबिक वो ट्रक और क्लीनर ड्राइवर वहाँ पहुँच चुके हैं। सर, अगर ड्राइवर और क्लीनर का खून हो चुका है तो वो ट्रक गदरमला पहुंचा है किसने? ये तो ज़्यादा हमें वहाँ जाके ही पता लगाना पड़ेगा। हाँ, राम राम साहब, कहाँ है? चल थारो। अच्छा, इंदु आई है क्या वहाँ? बंदे, देखा मैं सही कह रहा था, वो वही है भाई। अब तुझे मेरे लिए एक बार फिर वो करना पड़ेगा जो तू पहले भी कर चुका है। तुझसे जो बन सकता है कर, लेकिन उसे वापस ला दे प्लीज। तू ये है ना बलदेव, तू तो बोल रहा था इसे जानता नहीं। चलो, तुम दोनों का टाइम आ गया। ए रोक, तेरी तो हुकुम करेगा मैं। हुकुम हमारे पुलिस पीछे लगी है। हुकुम, मैंने अपनी रिस्क में इंदु का पता तो आपको बता दिया, पर उस काम का मैंने एक पैसा अभी तक नहीं मिला। हुकुम, हमारे अकाउंट में पैसा जल्दी जमा करो। घर का भेदी लंका ढाए। मुरारी जो बलदेव से मदद की उम्मीद लगाए हुए था, ठगा जा चुका था। और एक बड़ा सवाल ये नजर आ रहा था कि आखिर मुरारी पुलिस से गदरमाला के बारे में क्यों छुपा रहा था, और ये हुकुम कौन था जिसे बलदेव ने फोन करके आगाह किया था। पुलिस को भी गदरमाला गांव के संकेत मिले थे, लेकिन इंदु का इस गांव से क्या वास्ता था? कहां थी इंदु? और ये कैसा समाज था जहां इस अमानवीयता से एक औरत की अस्मिता को तार तार किया जा रहा था, और क्यों? ऐसे कैसे बच के जा सकते वो दोनों तुम्हारे हाथ से? इंपॉर्टेंट केस, जाओ यहां से। चलो, हमारा शक सही था। इस मुरारी का इंदु के गायब होने से जरूर कोई लेना देना है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुरारी ने अपनी बीबी को गायब करवाया हो? अगर गायब भी करवाया होगा तो कोई वजह तो होनी चाहिए, जबकि इंक्वायरी में ये बात साफ हो गई है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी कोई चीज नहीं थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मुझे लगता है इन सारे सवालों का जवाब हमें गदरमाला से ही मिलेगा। आखिर क्या कनेक्शन है इस वारदात का उस गांव से? एक काम करते हैं, मैं गदरमाला जाके वहां का सच पता करता हूं। तब तक तुम बलदेव और मुरारी दोनों को अरेस्ट करो। ओके सर।
हम लोगों ने आपको इंदू किडनैपिंग केस की डिटेल्स भेजी थी, उस पर कुछ कार्रवाई हुई? सर आपने जो हमें डिटेल्स भेजी थी वो हमने पढ़ ली है, और जिस ट्रांसपोर्ट कंपनी का मुंबई ट्रक गया था उसके बारे में भी हमने पता कर लिया है। हमें इन्वेस्टिगेशन वहीं से शुरू करना पड़ेगा। जी साहब, ये देखिए, ये ट्रक तो परसों ही वापस आ गया था, इस पर डेट भी लिखा हुआ है। कितने लोग थे इस ट्रक पे? ड्राइवर कौन था? सर 2 ड्राइवर थे, अजय और शोभित, और एक क्लीनर था, विनोद। इन्हें पहचानते हो? नहीं साहब, मैं इनको नहीं जानता हूँ। ध्यान से देखो, ये दोनों भी ड्राइवर हैं और इसी गांव के हैं। नहीं सर, मैं नहीं जानता हूँ इनको। जो तीनों लोग मुंबई गए थे उन्हें बुलाई। तुम तीनों गए थे इस ट्रक के साथ मुंबई? ठीक है, अभी जा सकते हो, लेकिन बिना पुलिस के परमिशन के गांव से बाहर मत जाना, समझे? दीपक, अगर ये लोग इसी गांव के हैं तो गांव से इंक्वायरी करते हैं, कोई तो पहचानता होगा उन्हें। यस सर। इसे देखा है क्या? ना जी साहब, मैंने इस छोरी को नहीं देखा। सुनिए, इन्हें देखा है कभी? ये इसी गांव की है? तो साहब जी, ये शहर नहीं गाँव है साहब जी। यहाँ की जनानी अपने पति के अलावा किसी को चेहरा नहीं दिखाती, मेरे अलावा किसी को देखा तक नहीं इसने अभी। जा अंदर जा। लो साहब, मैं बताता हूँ। नहीं साहब जी, मैंने तो कभी नहीं देखा इसको, मुझे नहीं लगता है इस गांव की। ठीक है। यही घर है सर। गोविंद तू है? जी मैं ही हूँ। मुरारी को कैसे जानता है? कौन मुरारी सर जी? सर, जिसने मुंबई से तुझे 2 बार फोन किया था पीसीओ से, उसने किसको फोन किया नहीं किया सारा डिटेल्स है हमारे पास। बोल। देख साहब, प्यार से समझा रहे, सीधे जवाब दे। साहब जी, हमारा दोस्त है जी वो, और जी कभी कभार फोन कर लें जी एक दूसरे को हालचाल पूछने को। इंदू के बारे में क्या जानता है? जी वह उसकी लुगाई है। बस इतना ही जानता है? तो जब वो मुंबई से भागी तो मुरारी ने तुझे फोन क्यों किया? बोल। साहब जी यूँ मैं कैसे बता सकूँ? दीपक, तलाशी लो अंदर। ओके सर। सर, ये देखिए, कौन है ये? सर जी हमारी घरवाली थी। ये तो वही औरत है ना जो वहां थी? हाँ सर, वो तो कह रहा था कि उसकी पत्नी। मतलब तलाक हो गया था तुम्हारा? मतलब तुम्हारा तलाक नहीं हुआ तो तुम्हारी बीवी है ना, तो तुम्हारी बीवी उसके घर क्या कर रही थी? मुरारी की बीवी भागी तो वो तुम्हें फोन किया, चल क्या रहा है यहाँ? सर, ये ऐसा नहीं बोलेगा। तो हमारे गांव की प्रथा बिल्कुल अलग है। अगर कोई आदमी किसी औरत को भगा के सीमा पार करके ले जाए तो उस आदमी का उस औरत पर कोई अधिकार नहीं रह जाता। हमारी बहुत कोशिश करने के बाद भी वो आदमी हमारी बीवी को भगा ले गया, और अब वो उसकी बीवी है।
तुम लोग इंसान हो या जानवर? अपनी पत्नियों को इस्तेमाल का वस्तु समझते हो? बिना तलाक के तुम्हारी बीवी उसकी कैसे हो गई? साहब ये कानूनी दावपेच यहाँ नहीं चलते हैं। इंदू की भी शादी इस गांव में विक्रम सिंह के साथ हुई थी और वो भी एक दिन हमारी बीवी की तरह भाग गई यहाँ से। मुरारी के साथ? प्रताप सिंह गुजर के साथ। फिर वो आज मुरारी की बीवी कैसे है? अब इतना हमें भी नहीं पता। इंदू के घर से भागने के 1 साल बाद मुरारी का फोन आया था कि वो और इंदू मुंबई में है, बहुत खुश है। तो साहब ये हमारे को भी पल्ले नहीं पड़ रहा कि प्रताप के साथ गई हुई लड़की मुरारी के साथ कैसे? इतनी घिनौनी प्रथा आज के जमाने में भी यहाँ चल रही है, आप लोगों ने कभी एक्शन नहीं लिया? सर एक्शन तो तब लेना जब कोई गांव वाला साथ दे। कानून के हिसाब से प्रथा गलत है, लेकिन गांव वालों की पूरी मंजूरी है इस प्रथा के साथ। हम कभी कोई एक्शन लेना भी चाहें तो ना तो हमें कोई सुराग मिलता है, ना ही कोई सबूत और ना ही कोई गवाह। और अगर कोई इस प्रथा को सपोर्ट ना भी करे तो गांव के डर से कोई रिपोर्ट तक नहीं लिखवाता, और अगर किसी ने रिपोर्ट लिखवा दी तो पूरा गांव उसके अगेंस्ट हो जाता है। मतलब जाहिर सी बात है कि इस बात का अगर इतना प्रेशर है तो कोई भी पति अपनी पत्नी को वापस नहीं ला पाता होगा, और इनके सो कॉल्ड समाज में जो बेइज्जती होती है सो अलग। उसका मतलब है विक्रम सिंह से हमें मिलना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है अपनी इसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए विक्रम सिंह ने इंदू को मुंबई से उठवाया होगा। विक्रम सिंह, तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि इंदू तुम्हें छोड़कर किसी और को चुन ली, तुम्हारी बेइज्जती की, और इसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए तुमने उसे मुंबई से उठवा लिया। जिस प्रताप के साथ वो भागी थी और जब उसके खून का मैंने सुना तब भी मैंने उसका हाल चाल नहीं पूछा, तो फिर साहब आज बदला लेने की बात कहाँ से आवेगी? क्या प्रताप का खून इंदू के तुम्हारे घर से जाने के कितने दिनों बाद हुआ था? जिस दिन इंदू भागी थी उसके तीसरे दिन ही प्रताप की लाश गांव के बाहर मिली थी, और साहब इंदू का आज तक पता नहीं चला कि वो कहाँ गायब हुई है। सर जिस टेम्पो मालिक ने क्लीनर और ड्राइवर के बारे में बताया था, ये रहे उनके कॉल रिकॉर्ड्स। इसके मुताबिक तो पिछले 1 हफ्ते में ये लोग गांव से बाहर गए ही नहीं। तुम बता रहे साहब जी हम तीनों नहीं गए थे मुंबई, वो तो शमशेर, राजदीप और रंजित गए थे मुंबई। पकड़ो से भागने नहीं किए। रुक जा। भाग रहा था मैं, देखे नहीं चल। क्यों भागा था मैं देख के वहां से? मैंने शमशेर भाई साहब बिट्टू के साथ मिलकर इंदू को उठवाया था। क्यों? सब उठा के मैं उसको गांव लेकर आया था। लाना था ना साहब जी, उसने गांव की प्रथा तोड़ी थी। प्रथा तोड़ी थी मतलब? इंदू उस गांव में शादी करके आई थी, पर मैं वहाँ स्कूल टीचर था। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, शादी करना चाहते थे। मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसे भगाकर गांव की सीमा के बाहर ले जाऊं, इसलिए हमने एक प्लान बनाया। इंदू ने प्रताप को अपने झूठे प्यार में फंसा लिया था। अब वो टेढ़ा दिलेर आदमी विक्रम के यहाँ उसे कोई भी नहीं रोक पाता है। बस गांव वालों की नजर बचाकर इंदू और वो दोनों
गांव की सीमा से बाहर चले गए। उसके अगले दिन मैंने और इंदू ने तो धोखे से मार दिया, लेकिन सर हम उसे मारना नहीं चाहते थे, बस उसे बेहोश करके वहाँ से भागना चाहते थे। वो गलती से बाहर इतनी जोर का लग गया कि उसके बाद मैं और इंदू सीधा मुंबई आ गए और शादी करके नई जिंदगी शुरू कर दी। साहब, गांव के ना नियम कायदे कानून प्रथा होती है, कानून उन्हें माने या ना माने, लेकिन हम लोग उसको अपनी जान से भी ज्यादा मानते हैं। अरे ये हिंदू और मुरारी ने पूरे गांव का नाम कटवा दियो, तो सबके अंदर गुस्सा भरो। तो एक दिन फोन आयो बलदेव का, उसने बताया कि ये हिंदू मुंबई के मीरा रोड में रह रही, तो बस ये बदला लेने को टाइम आ गया। तो तुम लोगों का गुस्सा इंदू और मुरारी दोनों पर था ना? है? तो सिर्फ इंदू को क्यों उठाया? जी, हम तो तीनों को लेने गए थे, वो इंदू खुद ही आ गई हमारे सामने। वही हमको बोली कि मैं साथ चलने को तैयार हूं, मेरे पति और बेटी को कुछ ना करो। हमको तो हुकुम ने आदेश दिया तो कि उसको उठा के ले आ। हुकुम कौन है? क्यों उठवाया था उसे तूने? जा बोल, अब बोलेगा? बताएगा या दूसरा तरीका अपनाऊं मैं? मैंने उठवाया था उसे, कमीने को। हमारे भाई को मरवाया था उसने। 8 साल से उतना लेने के सोच रहा था मैं। कहाँ नहीं ढूंढा उस कमीने को, अपने भाई के प्यार में, और उसे इंसाफ दिलाने की चूक रहा था मैं। चूक रहा था, दिल तड़पता था मेरा दिल। अब वो तड़पेगी जिंदगी भर। सुन, जिसे तो इंसाफ कह रहा है ना, वो वहशीपन है। तुम्हारे भाई को इंसाफ तब मिलेगा जब तू हमें बताएगा कि वो कहाँ है और कानून उसे सजा दे। आप जी, मुझे चाहे कुछ भी कर लो, मैं नहीं बताने वाला कि वो कहाँ है, और ना ही कोई गांव वाला बताएगा। गांव के रीति रिवाज तोड़े हैं उसने, गांव की प्रथा तोड़ी है उसने। सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी उससे जिंदगी भर। नहीं बताएगा तू? आप मुझे आप चाहे कुछ भी कर लो, मैं नहीं बताने वाला। मैं बताऊंगा। बोल कहाँ इंदू? बोल कहाँ इंदू? बता बता बता। पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद भी मंगल ने पुलिस को नहीं बताया कि उसने इंदू को कहां रखा है, वो जिंदा भी है या नहीं। लेकिन प्रिया और मुरारी हैं जिन्हें ये उम्मीद है कि इंदू जिंदा है और वो वापस आएगी। ये केस इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला है कि आज के समय में भी ऐसी प्रथाएं जीवित हैं जिन्होंने इस कदर मानसिक गुलामी में जकड़ा हुआ इंसान को कि वो सही और गलत का फर्क नहीं देख पाता है। ऐसी प्रथाएं ही हमारे देश के विकास की गति में भी अवरोध है। और असलियत यह है कि इस तरह का समाज एक व्यक्ति की इच्छाओं और उसकी सोच को भी नियंत्रित करता है। देश तो आजाद है, लेकिन आज भी ऐसी कई जगहें हैं जहां लोग इस तरह की पिछड़ी और घिनौनी प्रथाओं के गुलाम हैं। मंगल और राजदीप को इंदू को अगवा करने और उसके साथ बलात्कार करने के लिए और मुरारी को प्रताप के कत्ल के लिए गिरफ्तार किया गया है। ये सभी इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं और चार्जशीट फाइल होनी अभी बाकी है। संस्कृति और संस्कार इंसान की बेहतरी और विकास के लिए बनाए गए हैं। अगर कोई भी संस्कृति, संस्कार और प्रथा के नाम पर वहशी होने का दावा करे
तो अपने ज़मीर को जगाएं और सही बदलाव लाने की कोशिश करें। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।